नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, यानी मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मालवा का पठार। ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको समझने का प्रयास किया और उसके अंतर्गत हमने मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड के पठार को पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट, यानी कि मालवा का पठार को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एग्जाम में आपका एमपीपीएससी प्री जो आपका 17 दिसंबर को है, तो एमपीपीएससी प्री में इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा भी आने की संभावना होती है, इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके सामने एमपी का मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। बात क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि एमपी का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे एमपी का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश को 5 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड के पठार को हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मालवा का पठार। इसमें 2 बाकी बचेंगे, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक, आपका सेकंड पार्ट है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। देखिए, इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला आपका पार्ट है इसमें पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी, यानी एमपी के पश्चिम से शुरू होता गुजरात से लेकर एमपी तक फैला हुआ है। सेकंड है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, लास्ट में आपका आता है मेकाल श्रेणी। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट है पूर्वी पठार, जिसको हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक, तो ये इसके बाद 2 भौतिक प्रदेश हैं, महानदी बेसिन और दंडकारण्य। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते। जो कि एमपी में होता तो पढ़ते इसको, अब इसका विस्तार एमपी के बाहर है, इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे। तो 3 जो इसके प्रकार हैं, 3 विभाजन है, 3 भौतिक स्वरूप है, उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहले पार्ट में 2 हमने कवर कर लिए हैं, तीसरा हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है मालवा का पठार। देखिए, ये मैप को हम बार बार पढ़ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट मैप है। तो आज दोबारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको डिवाइड किया हुआ है, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो एमपी का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका है मध्य उच्च प्रदेश, ठीक, जिसके अंतर्गत 5 पार्ट आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मध्य भारत का पठार, इसको पढ़ लिया हमने। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, इसको पढ़ लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा आपका है मालवा का पठार, इसको आज हम पढ़ेंगे। चौथा है नर्मदा सोन घाटी, 5वां है रीवा पन्ना का पठार। ठीक, ये आपका है मध्य उच्च प्रदेश। क्लियर बात? इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? इन सब में सबसे बड़ा है मालवा का पठार, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको समझना यह है कि इसकी लोकेशन कहां पर है, इसके आसपास क्या है, इसके आसपास कौन सा पठार है ना, या इसके आसपास कौन सा राज्य है, कि कौन सी विशेषता। अगर आपके सामने मैपिंग से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है। अब जैसे हम इसको समझने का प्रयास करें, है ना, जैसे हम देखें इसको कि आपके सामने ये आपका मालवा का पठार है, आप देख पा रहे हैं। अब इसमें देखें हम लोग, तो इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में है मध्य भारत का पठार, बहुत सिंपल है। ठीक, इसके बाद देखें इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में गुजरात है, और यहां पर अरावली पर्वत भी तो है ऊपर। इसके उत्तर में, उत्तर पश्चिम में इसके अरावली पर्वत भी आ गया। इसके बाद इसके दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में है नर्मदा सोन घाटी, आप देख पा रहे हैं। ठीक, उत्तर में हो गया, पश्चिम में हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया। और देखिए इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में है रीवा पन्ना का पठार, और इसके पूर्व में विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार भी है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसका पूर्वी विस्तार है, उसको बोलते हैं कैमूर और भांडेर। जो आपका विंध्याचल श्रेणी है उसका जो पूर्वी विस्तार है, यानी ये वाला विस्तार, उसको बोलते हैं हम लोग कैमूर और भांडेर। ठीक, तो आपका जो मालवा का पठार है इसके पूर्व में विंध्याचल श्रेणी भी आती है। ठीक, इस प्रकार से उत्तर में मध्य भारत का पठार, पश्चिम में गुजरात है, वहां पर अरावली है, नीचे नर्मदा सोन घाटी है, और इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है, और साइड में यहाँ पर बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से इसका विस्तार है।
ठीक, तो कभी आपको क्वेश्चन इसके मैपिंग से आ गया तो आपको ध्यान से इसको रिकॉल करके आंसर देना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने देखो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि एमपी का जो भौगोलिक विभाजन है तो उसमें किस पार्ट का कितना विस्तार है। जैसे आपका जो मालवा का पठार है उसका विस्तार एमपी के क्षेत्रफल में कितना है, कितने परसेंट में है, ठीक, और उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक, इसको पढ़ा था हमने। अब देखिए, जो आपका मालवा का पठार है जो आपके सेंटर में यहाँ पर आ रहा है, देखो ये आपके पूर्व में, आपके पश्चिम में आ रहा है, तो अगर इसकी बात करें तो आपका जो मालवा का पठार है इसका क्षेत्रफल है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। बात क्लियर है। और अगर इसकी हम बात करें कि एमपी के क्षेत्रफल में कितना इसका विस्तार है, तो भी देखो 28%, 28% भाग में इसका विस्तार है मध्य प्रदेश के। बात क्लियर है। ठीक, तो एमपी के क्षेत्रफल का 28% जो है वो है मालवा का पठार और क्षेत्रफल है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 88,222। ठीक, और देखें जो उसकी सर्वोच्च चोटी है वो है सिगार। और कल हमने पढ़ा था कि आपको जो बुंदेलखंड का पठार है चूंकि सबसे ऊपर है और ऊपर सिद्ध बाबा होते हैं, इसलिए बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप समझें कि जो आपका मालवा का पठार है उसका क्षेत्रफल है 88,222 और इसका एमपी के क्षेत्रफल के 28% भाग में इसका विस्तार है जो कि सबसे बड़ा है पूरे पार्ट्स में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको आप लिखिए ताकि आपको याद रहेगा। अब आपका आता है मालवा का पठार, शुरू हो रहा है आपका। देखिए, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। यदि आप एमपीपीएससी को फोकस कर रहे हो तो आपको एमपीपीएससी प्री जो आपका 17 दिसंबर को है और 24 में भी आपका, अप्रैल में भी आपका प्री आने वाला है, तो आप दोनों प्री को फोकस कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 40 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, सबसे ज्यादा है, बहुत कम क्लास आपको दे रही है। 10 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज यानी 10 साल के और ज्यादा है, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये लगाना चाहिए। एमपी जीके से लगभग 40+ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने लगभग 600 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर मंथली हमने इसमें कवर किया है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, तो अच्छा पैकेज है, 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो आज ही इसे परचेज करें और दोनों प्री के लिए आपको इसमें लाभ इसका मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखें, अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। जो हमने समझा है हम वही पढ़ेंगे, इसका अलावा जो हमने अभी समझा है उसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो भौगोलिक स्थिति है। मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिम भाग को मालवा का पठार कहा जाता है। ठीक, बेसिकली आपका जो मध्य उच्च प्रदेश, ये पूरे 5 पार्ट मिला के बनता है मध्य उच्च प्रदेश, तो मध्य उच्च प्रदेश का जो आपका पश्चिमी भाग है, जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, उसको बोलते हैं मालवा का पठार। क्लियर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है, ये हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है, भौगोलिक स्वरूप है, तो वो है आपका मालवा का पठार। क्लियर। चल, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है, देखो अभी पढ़ा था हमने, इसके दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है और उत्तर में मध्य भारत का पठार है। ये देखो आप, उत्तर में इसके मध्य भारत का पठार है और बुंदेलखंड की उच्च भूमियां है। ठीक, इसके उत्तर में क्या है, यहाँ पर मध्य भारत का पठार और यहाँ पर बुंदेलखंड की उच्च भूमियां यहाँ पर है। ठीक, चलिए, पूर्व में विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, देखो आपके इसके पूर्व में जो आपका विंध्याचल पर्वत है उसका विस्तार है। ठीक, अब देखें इसमें कर्क रेखा, देखिए आपकी पृथ्वी पर ग्लोब में जो उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा एमपी के बिल्कुल सेंटर से निकलती है, तो उसमें कहा गया है कि कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। तो चूंकि एमपी का सेंटर यही है तो कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। इस प्रकार देखें आप, देखिए कर्क रेखा इस प्रकार से निकलती है। ठीक, तो उसमें क्या लिखा है कि कर्क रेखा मालवा के पठार को मध्य से होकर गुजरती है। क्या ये सही है? देखिए बिल्कुल सही है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है मालवा के पठार को 2 भाग में बांटती है या फिर इसके मध्य से होकर गुजरती है। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि कर्क रेखा भौगोलिक विभाजन के किस पार्ट के मध्य से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा मालवा का पठार। क्लियर बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मालवा का पठार नर्मदा व
वह चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ऐसा है क्या? देखो आप, देखो नर्मदा यहाँ से निकलती है, आपकी मेकाल शेड यहाँ से निकल रही है, इस प्रकार से निकल रही है, इस प्रकार से बह रही है। और चंबल जो है वो आपकी विंध्याचल की यहाँ पर जानापा पहाड़ी वहां से निकलती है, इस प्रकार से देखो आप, ये देखो आप, इस प्रकार से निकलती है और यहाँ बाउंड्री से बहती हुई राजस्थान में आती है, यहाँ पर एमपी में आगे यूपी में इटावा में यमुना से मिल जाती है। ठीक, अब देखिए आप, ये बीच में आपका है मालवा का पठार, तो यहाँ निकल रही है नर्मदा, यहाँ निकल रही चंबल, बिल्कुल सही बात है। अगर ये पठार नहीं होता तो ये चंबल, ये जो नदी है इस प्रकार से बहती, सिंपल सी बात है। चूंकि पठार है इसीलिए चंबल ऊपर बहती है और नर्मदा इसके नीचे बहती है। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है कि जो मालवा का पठार है वो चंबल और नर्मदा के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। ये आपको क्लियर है? चलिए, ये अच्छा फैक्चुअल पार्ट है, इसको आप लिखिए और बार बार रिवाइज करिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बढ़ते देखें जरा इसमें। अब बात करेंगे जो आपका मालवा का पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है, क्या मतलब हुआ इसका? जो आपका दक्कन का पठार है, देखो जैसे आपका ये भारत का मैप है, इसको आपने पढ़ा था। ठीक, तो यहां पर देखें आप, यहां पर आपका दक्कन का पठार है, यहां पर है मालवा का पठार। ये दक्कन का पठार है, ये मालवा का पठार है। तो क्या लिखा हुआ है कि ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है। बिल्कुल सही बात, देखो इसका उत्तरी भाग है, इसका बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण बेसाल्ट और ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ है, उसके इनके अपघटन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। देखो बात समझो कि बेसिकली क्या हुआ है कि ज्वालामुखी जो होती है आपकी, तो उसके उद्गार से जो लावा निकलता है, उसके उद्गार से जो लावा निकलता है, तो उस लावे के जमने से, उस लावे के जमने से जो है बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। जब लावा आता है, जब लावा ठंडा होता है तो उनके ठंडे होने से, जमने से जो है बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। ये आपको समझना है, बेसाल्ट का होता है निर्माण। और जब बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, अब चट्टानें देखो इस प्रकार से होती हैं, चट्टानें जो है मान लो इस प्रकार से हो रही हैं। ठीक, तो लंबे समय में, करोड़ों वर्ष में इन चट्टानों के टूटने, अपघटन से, इनके बिखर के टूटने से जो है काली मृदा का निर्माण होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? भाई ज्वालामुखी से जो लावा निकला उसका जमने से, ठंडे होने से बेसाल्ट चट्टान बनती है, और बेसाल्ट के टूट के बिखरने से, इसके अपघटन से जो है काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या लिखा हुआ है कि इनका निर्माण बेसाल्ट और ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ है और इनके अपघटन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ये पूरी साइकिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें, अगर आप जलवायु की बात करें तो यहां पर जो व्यक्ति इंदौर में, मालवा में रहते हैं, वो समझते हैं कि भाई इंदौर का या मालवा का मौसम कैसा होता है। 12 महीने एक समान मौसम होता है, न बहुत ठंड पड़ती है न बहुत गर्म होती है। तो इस प्रकार के मौसम को बोलते हैं सम जलवायु, न बहुत ठंड न बहुत गर्म, ग्रीष्म ऋतु में ना अधिक गर्मी और शीत ऋतु में ना अधिक ठंड पड़ती है। ठीक, ये बात क्लियर है आपको? तो आपका जो मालवा का जलवायु है बहुत ही शानदार होती है, बहुत ठंडी पड़ेगी वहां पे ना बहुत गर्मी पड़ेगी, 12 महीने वहां पे एक सा मौसम होता है। चलिए आप देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई एग्जाम के पहले क्वेश्चन कई बार व्हाट्सएप पे आते हैं कि यार किसने बोला था कि मालवा की जलवायु को सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, तो मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है? इसका आंसर है फाहियान। भैया फाहियान ने कहा है कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। इस क्वेश्चन को याद करिए, किसी ना किसी एग्जाम में, अगर आपको एमपी में नहीं आया तो किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। खैर एमपी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है, तो आपको ये याद रखना है कि फाहियान ने कहा है कि मौसम सबसे बेस्ट है मालवा का। चलिए जलवायु, अब देखिए ये आपके सामने मैप आ गया। इसमें देखिए हमने हालांकि समझ लिया है, फिर भी आप देखें, ये जो आपका है डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन का पठार है, और उसके उत्तर में यहां पर देखिए मालवा का पठार है। ठीक, जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के जमने से, टूट के बिखरने से हुआ है। चलिए, तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। टॉपिक काफी अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये बहुत। अब भैया देखो क्या आने वाला है। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी यहाँ पर होती है,
बेसाल्ट से बनती है, इसको पढ़ लिया हमने। क्षेत्रफल की बात करें तो भैया 88,222 इसका क्षेत्रफल है, जो कि एमपी के क्षेत्रफल का 28% है, और ये एमपी का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है, प्राकृतिक ये विभाजन है। नदियों की बात करें तो भैया नदियों का मैप आगे हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि यहाँ पर चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, कालीसिंध, बेतवा नदी यहाँ पर होती है। इसको हम देख के याद करेंगे, रट्टा हम नहीं मारेंगे। वर्षा की बात करें तो भैया वर्षा यहाँ पर अच्छी होती है, 100 से लेकर 125 तक होती है ना, इस प्रकार से वर्षा होती है। चूंकि यहाँ पर पर्वत पहाड़ हैं तो काफ़ी मात्रा में, जो देखिए होता क्या, अगर आपके आसपास पहाड़ पर्वत हैं तो वो बादल को रोकते हैं और उसके माध्यम से वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक, तो यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है, इस कारण से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया इसके विस्तार की बात करें, हालांकि ये टॉपिक हमको पहले पढ़ना था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भैया उत्तरी अक्षांश, एक बात समझो आप कि जो आपकी पृथ्वी है, तो ये आपकी अगर पृथ्वी की बात करें ग्लोब है, तो उसमें तिरछी रेखा जो होती है, बीच में आपकी होती है इक्वेटर, बीच में आपकी होती है विषुवत रेखा जो आपकी होती है 0 डिग्री। ठीक, इसके ऊपर आपकी जितनी भी रेखा है, बेसिकली जो तिरछी रेखा होती है इनको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो ऐसी आपकी होती है ऊपर से नीचे आती है इनको बोलते हैं हम देशांतर। ठीक, तो हमको जानना है कि आपका एमपी, जो हमारा एमपी है, उसका विस्तार कितनी अक्षांश और कितनी देशांतर के मध्य है। क्लियर? तो बेसिकली हमारा एमपी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य है, तो कितनी उत्तरी अक्षांश और कितनी पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है उसको हम पढ़ लेते हैं। आइए देखो, तो ये देखो विस्तार की बात करें तो एमपी का जो विस्तार है, सॉरी एमपी बोल रहा हूं मैं, आपका जो मालवा का पठार है, तो एमपी में आपका आता है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार यानी कि यहां पर जो रेखा है और यहां पर जो रेखा है वो कौन सी नंबर की, तो कितना देशांतर है, और यहां की जो रेखा है और यहां की जो रेखा है वो कौन सी अक्षांश। बात क्लियर है? अगर आप अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट पूर्व उत्तरी अक्षांश, यानी ये वाला पार्ट। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। अब देशांतर की बात करें तो भैया देखो ऐसा है, 74 डिग्री 20 मिनट से लेकर ये देखें आप 79 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार है। ऐसे ही है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई 25 डिग्री 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट तक, 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है, और 74 डिग्री 20 मिनट से लेकर 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार। ठीक, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। जो आंकड़े आपके सामने, इसको आप याद करिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होती है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी आप पढ़ ली इसको, मैं इसमें काम आएगा। चलिए अब देखो भैया नदी पढ़ते हैं हम लोग। हमको यहाँ देख के समझना है कि कौन सी नदियां इसमें आती हैं। अब देखो ये आपका क्षेत्र है, ये आपका है मालवा का पठार, देख पा रहे हैं आप, ये मालवा का पठार है। अब देखो उसमें आप कौन कौन सी नदियां यहाँ पर है, तो भैया यहाँ पर बेतवा तो है, बेतवा भी है, यहाँ पर सिंध भी है, यहाँ पार्वती भी है, यहाँ पर काली सिंध भी है, चंबल भी और माही नदी भी है। ठीक, तो जो नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं उन सभी, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इन 4 में से ऑप्शन बताइए, तो ये सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे आप मतलब नहीं है, अगर आपने मैप में समझा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक, तो मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियां होती हैं? बेतवा है, काली सिंध है, पार्वती है, ठीक, उसके बाद चंबल है, माही नदियां यहाँ पर बहती हैं। बात क्लियर है? चलो, चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं, अब क्या बाकी देखो जरा इसमें। अब भैया है प्रमुख फसलें, हमने मिट्टी पढ़ ली। यहाँ पर काली मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है? एक तो गेहूं होती है, कपास होती है, सोयाबीन होती है, ज्वार भी होती है और मूंगफली भी होती है। ठीक, तो गेहूं, सोयाबीन, कपास यहाँ की प्रमुख फसल है। इस पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है।
गेहूं की डलिया भी इसे कहा जाता है। बात क्लियर है मालवा के पठार को। ठीक, चलो अब वन की बात करें तो भैया यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, मतलब आपका जो पलाश है, उसके बाद आपका बबूल है, तेंदुपत्ता है, इस प्रकार के यहाँ पे वन होते हैं। ठीक, शुष्क पर्णपाती ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, इसको ध्यान रखिए आप। अब देखें अगला उद्योग की बात करेंगे भैया, उद्योग। अब चूंकि यहाँ पर कपास अधिक मात्रा में होता है, इसलिए सूती कपड़ा जो है उसका यहाँ पर उद्योग अधिक मात्रा में है। सूती उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग में इंदौर प्रमुख केंद्र है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इंदौर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, ये क्वेश्चन आता है। प्रथम ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर आजकल बहुत यूज में आ रहा है, चाहे वाईफाई हो चाहे आपका टीवी हो। ठीक, तो प्रथम ऑप्टिकल फाइबर जो आपका कारखाना है वो मंडीदीप रायसेन में है ना। चलिए, इस प्रकार से आपका होता है ऑप्टिकल। देखो आपने देखा होगा आपके घर में जो अगर वाईफाई लगा हो तो उसमें इस प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। ठीक, तो ये ऑप्टिकल फाइबर ये है, ये आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर बात। चल भी क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। यदि आपकी तैयारी, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, टाइम काफ़ी कम है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो क्रैश कोर्स करिए। हम पूरी तरह से आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट करवाएंगे एग्जाम के पहले, और इसमें रिवाइज भी होगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। 799 में आपको पूरे साल की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका लाभ लीजिए, आपको इसका काफ़ी फायदा मिलेगा एग्जाम में। चलिए अब बात करेंगे इस पठार के बारे में। जो विशिष्ट बात है कि भैया इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सिगार। 881 मीटर इसकी हाइट है। देखो एकदम ये रफ मैप है ना, ये मैप मुझे नेट से मिला, तो रफ मैप है। इसको आप समझें कि आपकी जो विंध्याचल श्रेणी है, ये देखो ये आपकी है, नर्मदा बह रही है, देखो नर्मदा है, यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी दिख रही है आपको। इसके उत्तर में यहाँ पर सिगार है, ये आपका पूरा मालवा का पठार है। तो यहाँ पर सिगार है, यहाँ पर जानापाव की चोटी है, यहाँ पर आपकी धजारी है। ये 3 चोटी प्रमुख है। ठीक, तो कौन कौन सी बोली मैंने, लेकिन सबसे ऊंची चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, 881 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर। दूसरी है जानापाव, इसकी हाइट है 854 मीटर। फिर है धजारी, इसकी हाइट है 810 मीटर। और सभी जो हैं तीनों ही इंदौर में हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन गया कि भैया मालवा के पठार में या विंध्याचल के उत्तर में कौन कौन सी पहाड़ी है, या इनमें से कौन सी पहाड़ी नहीं है, तो 3 पहाड़ी आपको ध्यान रखना है कौन सी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपकी सिगार है, धजारी है और जानापाव है। सबसे ऊंची आपकी सिगार है। क्लियर, सभी इंदौर में है। मालवा के पठार का निर्माण कब हुआ है, तो भैया क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। इंदौर में रहना बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल वहाँ पे जीवन हो गया है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर उसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। आपको याद रहेगा। आगे बढ़े। चलो भैया आप देखें, अब बात करेंगे पर्यटन की, बात करेंगे टूरिज्म यहाँ पे कैसा है। अब देखो उज्जैन महाकाल सब जानते हैं, बड़ा फेमस है। ठीक, सांची का स्तूप 1989 में यूनेस्को के, अरे यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आधा सा आएगा, आप समझ जाएंगे। तो 1989 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सांची के स्तूप को किस सन में, किस साल यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो 1989 में शामिल किया है सांची के स्तूप को। अगला है भीमबेटका की गुफाएं, तो इनको 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, 89 और 3। ठीक, चलो 89 और 03। जौहर कुंड, नौखंड महल, खूनी दरवाजा, और बेसिकली जो अशोक नगर चंदेरी में, आपके अशोक नगर में जो चंदेरी किला है उसी में सब ये जौहर कुंड वहीं पे है, नौखंड महल वहीं पे है, खूनी दरवाजा भी यहीं पे है। क्लियर। चलो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये बहुत फेमस है ना। चलिए इसके बाद देखें आप कि ये आपका महाकाल है, ये आपका सांची स्तूप है, भीमबेटका गुफाएं हैं, है ना। ये आपका चंदेरी किला है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भैया इनमें से कौन सा जिला मालवा के पठार में आता है, कौन सा जिला मालवा के पठार में नहीं आता है। ठीक, अब देखें हमने पढ़ा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्षेत्र है
वो आपका आता है मध्य भारत के पठार में, ये हमने पढ़ा था। यहाँ का क्षेत्र जो है वो आपका आता है बुंदेलखंड के पठार में। इसके नीचे जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपका आता है, ये आपका जो विदिशा, रायसेन, भोपाल वाला पार्ट है ना, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, है ना। फिर आपका जो ये आपका जो शाहजहाँपुर है, उज्जैन वगैरह, ये सब आपका आता है कहाँ पर आता है, मालवा के पठार में। कुल 18 जिले, इसमें लगभग 18 जिले हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। मंदसौर है, राजगढ़, देखो आप राजगढ़ है, आगर मालवा है, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, यहाँ पर रतलाम भी आ गया, देखो रतलाम भी इसमें आता है। धार, झाबुआ, ठीक है, धार झाबुआ आ गया इसमें, देवास, शाहजहाँपुर, सीहोर, यहाँ पे देखो ये आपका सीहोर भी शामिल हो गया इसमें। और देखिए इसमें अशोकनगर आ गया, ये आपका अशोकनगर आ गया, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर और गुना। ठीक, जो मैंने आपको जिले बोले हैं इनको आप मैप में देखो, ट्रैक करो कि भाई कौन से जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए आप पढ़ तो लेते हो लेकिन उसको मैप में समझने का प्रयास नहीं करते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए प्रयास करिए कि इसको मैपिंग के समझे, इसको मैपिंग करिए, समझिए कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, कौन से आपके मध्य भारत के पठार में आते हैं, कौन से आपके बुंदेलखंड में आते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बेसिकली आपका अंतिम है। अब चलो देखिए, यदि आपने अब तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप आज ही इसको ज्वाइन करिए, बहुत लाभ आपको इसका मिलने वाला है। और टेस्ट सीरीज भी अब तक आपने ज्वाइन नहीं करी है तो आज ही टेस्ट सीरीज परचेज करिए, आपको बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। 799 बहुत कम प्राइस होती है फॉर 1 ईयर। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।